Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So अभी तक हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं. इस वीडियो में हम 5th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन स्टार्ट कर रहे हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So आज की वीडियो में हम मेजरमेंट नापते कैसे हैं, लेंथ क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सब समझने वाले हैं. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ दीपा है. दीपा के बारे में लिखा है, शी इज अ क्यूरियस 11-year-old girl, lives in a town of state of Haryana. The new school year has started. Deepa needs a new uniform since she has grown taller. Her mother takes her to a cloth shop. She asks for a 2-meter cloth piece. The shopkeeper measures the cloth using a metal measuring rod. Then the tailor takes her measurement using a flexible measuring tape. Her mother instructed the tailor to increase the length of her uniform by 4 अंगुल 4 finger widths. पर दीपा की बात की जा रही है कि उसकी जो स्कूल ड्रेस है वो अब नहीं चाहिए क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई है. तो उसकी मम्मी उसे एक दुकान पे लेकर जाती हैं और दुकान वाले को कहती हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दो. तो ये मीटर क्या है? नापने की इकाई है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो शॉपकीपर क्या करता है, एक मेटल रॉड निकालता है, मेजरिंग रॉड, जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, उससे नाप के और कपड़ा उतना कट करके दे देता है. फिर वो लोग टेलर के पास जाते हैं. टेलर जब दीपा का नाप लेता है तो इस तरीके का फ्लेक्सिबल टेप यूज करता है. फ्लेक्सिबल टेप हम क्यों यूज करते हैं आगे जानेंगे, है ना. फिर ये 2 चीजें हो गई और उसी में उसकी मम्मी कहती है टेलर को कि जो लेंथ होगी ड्रेस की उसको 4 अंगुल और बढ़ा दीजिएगा. 4 अंगुल मतलब 4 फिंगर्स को आप साथ में रखेंगे तो कितनी विड्थ आती है उसको हम अंगुल से नापते हैं, इंडियन तरीके से अगर हम कहें तो. नाउ दीपा अब सोच रही है कि यह जो टेप है, रॉड है, ये सभी क्या उसी स्केल की तरह है जो उसकी सिस्टर की ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा दिखता है. यहाँ आप देख सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर तक का. तो क्या ये रॉड स्केल सब सेम है? और मम्मी ने जो 4 अंगुल की बात कही थी वो क्या है? अब इतने सारे क्वेश्चन होते तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करती है, अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंगस्ट देम. इसके बाद इन सब के बीच में एक डिस्कशन चालू हो जाता है कि कैसे चीजों को नापते हैं उसके ऊपर. तो एक्सरसाइज फर्स्ट है 5.1, हाउ डू वी मेजर, हम नापते कैसे हैं. सो हरदीप कहता है कि उसने अपनी दादी को देखा है कपड़ा अपने आर्म से नापते हुए. आर्म यानी जो हाथ है ना, इससे कपड़े को फैलाकर और नाप लेते हैं कि इतना बड़ा है इतना छोटा है. इतने में पद्मा कहती है कि आपको पता है कि फार्मर्स यानी जो किसान होते हैं वो खेत को जब डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में तो चलते हैं, वॉक करते हैं और कदम काउंट करते हैं, जिसे हम स्ट्राइड्स बोलते हैं ना. स्ट्राइड्स यहाँ लिखा है. सो कदम काउंट करते हैं और उस हिसाब से खेतों को बांटते कि इतने कदम चला मैं, इतने स्ट्राइड्स हो गए, पग बोलते हैं ना. फिर इसके बाद अनीश कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्ट्राइड से ही नहीं नापते बल्कि वो फीट की दूरी से भी जगह को नापते हैं. तो दीपा कहती है वाओ, इट्स वेरी एक्साइटेडली वो कहती है कि अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके किसी चीज को नापना कितना फन है, चलो हम भी ऐसा करते हैं. तो फिर सभी बोलते हैं लेकिन हम क्या मेजर करेंगे. तो फिर बच्चे डिसाइड करते हैं जो क्लासरूम में टेबल रखी है ना, देखिए यहाँ पर इस तरीके से मेजर करेंगे हैंड स्पेन का यूज करके. हैंड स्पेन क्या होता है? हाथ को जब हम फैला के इस तरीके से नापते हैं तो उसको हम एक बित्ता बोलते हैं ना हिंदी में, उसे हैंड स्पेन बोलते हैं इंग्लिश में. तो पद्मा कहती है कि कौन सा बॉडी पार्ट यूज करें हम नापने के लिए. तो दीपा कहती है हैंड स्पेन से हम नापेंगे. मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने अपनी मम्मी को देखा हुआ है कि कैसे नापते हैं हैंड स्पेन का यूज करके. और उसकी मम्मी, दीपा की मम्मी, हैंड स्पेन को क्या बोलती है? बलिष्ठ. तो रीजनल लैंग्वेजेस में हर चीज के नाम अलग अलग हो सकते हैं ना. सो हरदीप कहता है ठीक है, हम नापेंगे भी और एक ये टेबल दिया हुआ है इसमें फिल भी कर लेंगे साथ साथ कि किसने नापा और कितने हैंड स्पेन उसकी मेजरमेंट आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 ये मैंने एग्जांपल दिया है. तो ऐसे वो लोग नापेंगे. हैंड स्पेन क्या होता है? ये जो छोटी उंगली है वहां से अंगूठे तक का जो डिस्टेंस है, एरो दिख रहे हैं आपको, इस पूरे डिस्टेंस को हम हैंड स्पेन बोलते हैं. तो यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हैं और हमें नंबर ऑफ हैंड स्पेन बताना है. तो अनीश ने 13 बार, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है उसने जब नापा. तो फिर पद्मा ने नापा तो करेक्ट 13 हैंड स्पेन बोल सकते हैं, उसमें नाप लिया. तस्नीम ने, उसका 13 से थोड़ा कम है. दीपा का 13 और 14 के बीच में है. हरदीप का 14 हैंड स्पेन आया जब उन्होंने टेबल को नापा तब. देखो सबके अलग अलग आए. सो पद्मा सेज, ओह द नंबर ऑफ हैंड स्पेन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल. सबके नाप अलग हैं तो हम टेबल का नाप क्या बताएंगे. बट व्हाई शुड नंबर बी डिफरेंट, हरदीप आस्क्ड थॉटफुली. हरदीप ने सोचते हुए कहा लेकिन नंबर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, टेबल तो एक ही है. तो टेबल तो चेंज हुई नहीं तो सबका नाप अलग क्यों आ रहा है. तो तस्नीम कहती है आई कैन गेस आवर हैंड स्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज,
हम सबके हाथ अलग अलग साइज के होते हैं, तो हैंड स्पैन भी छोटे बड़े होंगे, है ना। तो अनीश कहता है चलो चेक करते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक हाथ रखते हैं और क्या कंक्लूजन निकलता है कि हैंड स्पैन सबके अलग अलग है। नेचुरल है, छोटे बड़े हाथ होंगे तो हैंड स्पैन भी छोटे बड़े होंगे। सो दीपा यहाँ पर फिर सोच विचार कर कहती है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स। इसीलिए शायद लोग मेजरिंग टेप्स या स्केल का यूज करते हैं चीजों को नापने के लिए, ताकि नापने के बाद जो आंसर आया है वो सेम आए। ऐसे तो हम किसी भी चीज को नहीं नाप पाएंगे, अलग अलग आएगा तो, है ना। तो फिर आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि बच्चों ने नापा है टेबल को हैंड स्पैन का यूज करके। सो ये जो हैंड स्पैन हम बोल रहे हैं ना, ये क्या है, यूनिट है। सो क्या है ये यूनिट, चलो एग्जाम्पल दिया है। मान लो कि 13 हैंड स्पैन हम बोलते हैं, तो इसमें 13 क्या है, नंबर है, लेकिन हैंड स्पैन क्या है, यूनिट है। यही आगे आप जानोगे, जैसे 13 मीटर बोला तो 13 क्या है, नंबर है, मीटर क्या है, यूनिट है ना। सो अभी हम हैंड स्पैन नाप रहे हैं, इसलिए हैंड स्पैन क्या है, यूनिट है। अब यहाँ पर हैंड स्पैन सबके सेम नहीं है, अभी देखा अलग अलग आया, तो एक नीड अराइज हुई, एक जरूरत महसूस हुई कि किसी भी चीज को हम नापे तो सेम लेंथ कैसे आए, तो एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट की जरूरत महसूस हुई। तो उसके बाद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि इंडिया की हिस्ट्री में पहले से ही बहुत समय से हम मेजरमेंट की चीजें पढ़ते आए हैं या जानते आए हैं, जैसे अंगुल, धनुष, योजन। उंगली से जब हम नापते हैं तो अंगुल बोलते हैं, उसका बड़ा मेजरमेंट होता है धनुष, फिर योजन। ये सब इंडिया के मेजरमेंट सिस्टम है जो पहले यूज होते थे या यूनिट्स हैं। अब अंगुल तो अभी भी यूज करते हैं बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन या कारपेंटर। ये अंगुल जैसे अभी हमने देखा था, दीपा की मम्मी ने टेलर को क्या कहा, 4 अंगुल लेंथ बढ़ा दीजिए, है ना। सो ये अभी भी यूज में आते हैं ये वर्ड्स या ये यूनिट्स। ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा, उसमें जो खुदाई हुई, एक्सकेवेशन हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी ऐसे नापने की स्केल जैसी चीजें मिली हैं। तो अब क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड यूनिट का, कि सबके जो नाप अलग आ रहे हैं उसको हम कॉमन कैसे करें, सबके नाप एक जैसे कैसे हों। तो उसके लिए यहाँ पर कहा है, हर कंट्री ने अपना अपना सिस्टम इवॉल्व कर लिया कि ऐसे हम नापेंगे, हमारी ये यूनिट होगी। जैसे अभी हमने इंडिया का देखा, अंगुल, योजन, ऐसे, है ना। लेकिन जब आगे चलकर एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाने लगी ट्रेडिंग पर्पज से, व्यापार करने, तो प्रॉब्लम्स आने लगी। अब उनके वहां का सिस्टम हमारी कंट्री में नहीं चलेगा, हमारी यहाँ का सिस्टम वहां पर नहीं चलेगा, तो ऐसे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत सारी कंट्री साथ में आई, दे केम टुगेदर, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की कि ये यूनिट पूरी दुनिया में मान्य होगी, ठीक है। तो उसको कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई, ठीक है। तो लेंथ को नापने की, लंबाई जो हम नापते हैं उसकी एसआई यूनिट है मीटर। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आप लेंथ नाप रहे हैं तो आप मीटर में ही नापेंगे, और इसको हम स्मॉलर एम से लिखते हैं। एम मतलब मीटर, ठीक है, लेकिन स्मॉलर एम। नाउ अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। ये वाला देखिए, ये मीटर स्केल दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे ना तो 100 डिवीजन होते हैं, 100 बार डिवाइड किया होता है। तो ये जो छोटे छोटे डिवीजन है, इनको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर का स्केल है, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर्स हैं जो मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो इसमें भी हम समझ सकते हैं चीजों को, 0 से लेके 15 तक क्या है, ये सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ये मीटर का स्केल नहीं है, मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना। तो ये सेंटीमीटर दिए हुए हैं। अब इनके बीच में आप देखेंगे तो 0 से 1 तक आए, 1 से 2 तक आए, 2 से 3 तक आए, ये सेंटीमीटर है, ओके। अब यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो अभी हमने देखा एक बड़ा स्केल था मीटर का, उसमें 100 छोटी छोटी यूनिट थी, तो उसको हमने सेंटीमीटर का। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर के बीच में भी देखिए छोटी छोटी पतली पतली लाइनें हैं, तो हर सेंटीमीटर के बीच में 10 ये पतली पतली लाइनें हैं, तो इनको हम कहते हैं मिलीमीटर। अभी मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 10 लाइंस होती हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हम बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए, जैसे रेलवे ट्रैक हो गया या 2 सिटीज के बीच में डिस्टेंस है, उसको भी नापने के लिए क्या ये मीटर स्केल ही यूज करेंगे क्या? नहीं। For measuring larger lengths, we use larger units called kilometer. हमने देखा अभी तक मीटर देखा, मीटर में 100 छोटे छोटे यूनिट्स थे, उसको हमने सेंटीमीटर किया। सेंटीमीटर में भी 10 छोटे छोटे यूनिट थे, उनको मिलीमीटर कहा। लेकिन मीटर से बड़ा क्या होगा, तो किलोमीटर, ठीक है। इसमें 1000 मीटर्स आते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स आते हैं। तो बड़ी यूनिट को हम किलोमीटर से नापते हैं और छोटी यूनिट को हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर से नापते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। ये स्केल है हमारा 15 सेंटीमीटर का, यहाँ मैंने जूम करके थोड़ा सा पार्ट लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
चाहे 0 से 1 के बीच में हो या 1 से 2 के बीच में हो, इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच में आप देखेंगे 10 पतली-पतली लाइनें हैं, उसको हम कहते हैं मिलीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 किलोमीटर उसमें 1000 मीटर्स होते हैं, है ना? तो ये आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है। आई होप अब आपको क्लियर है। नाउ यहाँ फैक्ट दिया हुआ है कि इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग. This scale marking is in inches, where 1 inch is equal to 2.54 centimeter. In earlier days, units such as inch and foot were used to measure length. These units are still used by some people. स्केल में एक तरफ तो हमने देखा ये सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, लेकिन इधर क्या है, ये दूर दूर थोड़ी वैल्यू है, इसको हम इंचेस बोलते हैं। 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहले के समय में फुट, इंचेस ये भी यूनिट्स यूज हुआ करती थी। इंचेस तो हम आज भी यूज करते हैं नापने के लिए। नाउ हियर हरदीप इज सेइंग कि मान लो अब हम मीटर स्केल का यूज करके नापते हैं फिर से अपने टेबल को। पहले हैंडस्पेन से नापा था, अब मीटर स्केल से नापते हैं, तो क्या अभी भी आंसर डिफरेंट आएगा? तो दीपा कहती है नो, ऐसा नहीं है, अब आंसर सबका सेम आएगा, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ। लेकिन हम लेंथ को कैसे नापे उसके लिए हमें सही से स्केल का यूज करते आना चाहिए। सो चलिए आगे हमें यही दिखाया है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ कि कैसे नापा जाता है सही से। तो यहाँ दिया है कि किसी भी लेंथ को अप्रोप्रिएट तरीके से नापने के लिए अलग अलग स्केल होते हैं। जैसे छोटी चीज कोई नापनी है, पेंसिल है, रबर है, तो आप 15 सेंटीमीटर स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है उससे भी नाप सकते हैं। लेकिन मान लो पेड़ की गोलाई नापनी है कि कितना मोटा है पेड़, तो कैसे नापोगे? तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल इस तरीके की मेजरिंग टेप की जरूरत होती है, जो हमने टेलर के पास देखा था, दीपा की मम्मी जब गई थी टेलर के पास, है ना? सो ये सब क्या है, अलग अलग टेप अलग अलग चीजों को नापने के लिए यूज होता है। अब है व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, स्केल कैसे रखें? तो लेंथ के एकदम सिधाई में रखना होता है, ये सही तरीका है और ये गलत है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये पीले कलर का जो पेपर है इसको नापना है, तो यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन स्केल की बिल्कुल सीधी जा रही है ना, लेकिन यहाँ पर देखो ये लाइन ऐसे है और स्केल टेढ़ा जा रहा है, तो ऐसे आप रखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना? नाउ आगे दिया है व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हाइल रीडिंग द स्केल। अब आपने ऑब्जेक्ट तो सही से रख लिया, जैसे यहाँ पेंसिल रखी है, देखो 0 से रखा है, 0 से पहले जो स्केल खाली जगह है उसका कोई यूज नहीं है, वहां से नहीं रखना, हमें ऑब्जेक्ट को 0 से रखना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम देखेंगे कहाँ पर कि कितने सेंटीमीटर या मीटर ये हुआ। ये देखो ए बी सी, ये 3 आंखें बना के दी है, आप कहीं से भी देखिए आपका ध्यान पेंसिल की पॉइंट पे होना चाहिए। पेंसिल की पॉइंट जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 13.5 पे आ रहा है, तो यहीं पर मेजरमेंट होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको मेजरमेंट देखना है। नेक्स्ट है हाउ टू मेजर लेंथ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर मान लो स्केल ही टूट गया है, 0 तो गायब हो गया है, पीछे से टूट गया है, क्या हम उस स्केल का यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है, 1 से पहले 0 जो है वो स्केल का टूट गया है ना, तो वो हिस्सा खत्म हो गया। 1 से नापा, इसका डिस्टेंस जो आ रहा है वो 10.4 आ रहा है। तो क्या ये 10.4 है ये पेपर की लेंथ? नहीं, क्योंकि हमने स्केल आगे से करके नापा है, पिछला हिस्सा है ही नहीं। तो कितना नहीं था हिस्सा, 1 तक गायब है, यानी 1 सेंटीमीटर इसमें ज्यादा है डिस्टेंस। हम पीछे से नापते तो 9.4 तक ही आता है ना। तो क्या करेंगे, 10.4 में से जो अभी आंसर आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 हमारे स्केल का टूटा हुआ है, 1 सेंटीमीटर है ना, तो आंसर आ जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं, जो देख नहीं सकते, तो वो कैसे स्केल का यूज करते हैं? तो उनके लिए इस टाइप के स्केल बने होते हैं जिनमें नंबर्स ऐसे डॉट्स के थ्रू उभारे गए होते हैं, जिनको टच करके वो लोग फील करते हैं और नाप सकते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी दी गई है लेट अस मेजर। यहाँ पे आपको अपने आसपास की कोई सी भी चीज जैसे पेंसिल, पेन, इरेजर यूज करना है, उनको नापना है और जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो 5.2 जो टेबल नीचे दी गई है वहां पर लिखना है। अब जब आप लिखेंगे तो उसमें 2 चीजें होनी चाहिए, हमने देखा था, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगी। तो नंबर जैसे 13 मीटर है तो 13 नंबर है और मीटर क्या हो गया, यूनिट होगी, ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको जो भी आपने नाप के लिखा है आपके फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है कि सेम चीज को अगर आप दोनों ने नापा है तो डिस्टेंस सेम है या अलग अलग है। ओके, कंपेयर करेंगे। तो जैसे आप इस तरीके से पेंसिल रखेंगे, 13 पे आ रहा है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिखना है क्योंकि यूनिट भी बतानी है हमको। फिर इरेजर, ये देखिए 8 पे आ रहा है। फिर मैंने क्रेयॉन यहाँ कलर नापा तो ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर शार्पनर नापा तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप भी ऐसे नाप सकते हैं। अब यूनिट जो हम लिखते हैं उसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनके शॉर्ट फॉर्म्स हमने देखे। किलोमीटर को km लिखते हैं, मीटर को m लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं और मिलीमीटर को mm लिखते हैं। इनमें जो ध्यान देने वाली चीज ये है
कि इनको हमेशा हम लोअर केस लेटर में लिखते हैं। स्मॉलर एबीसीडी होती है ना, उसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं इनको, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस के, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं उसके स्टार्टिंग में किलोमीटर आ गया तब तो के कैपिटल लिखेंगे, नहीं तो हर जगह स्मॉल आएगा। दूसरा कि जो सिंबल है चाहे प्लूरल हो, मान लो 5 किलोमीटर आपको बोलना है ना, कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ऐसे आप एस नहीं लगा सकते। कितना भी प्लूरल हो जाए आपको के एम ही लिखना है या सी एम ही लिखना है, एस नहीं लगाएंगे, इसके प्लूरल में एस नहीं लगता। ओके, फिर फुल स्टॉप जो मैंने लगाया ऐसे भी नहीं लगा सकते, सिर्फ एक कंडीशन में फुल स्टॉप लगा सकते हो, अगर ऐसे किलोमीटर सेंटीमीटर पूरे सेंटेंस कोई लिख रहे हो उसके लास्ट में आ रहा है तो ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। फिर एक और ये भी गलत है, क्यों? इसमें नंबर और यूनिट किलोमीटर के बीच में गैप नहीं है, बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। ओके, तो सही क्या तरीका है, इस तरीके से लिखेंगे, नंबर, बीच में गैप, और जो यूनिट के लेटर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब टेढ़ी मेढ़ी अगर लाइन हो तो उसको कैसे नापे? सो अनीश एंड हिज पेरेंट, वो लोगों ने डिसाइड किया कि एक फेस्टिवल की सेलिब्रेशन करनी है तो इस तरीके से लाइट्स लगानी है। अब टेढ़ी मेढ़ी लाइट लगानी है तो कितनी लंबी लाइट खरीद के लाएं, कितना डिस्टेंस है, कैसे पता चले? तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं कैसे धागे से टेढ़ी मेढ़ी जगह को नापा जा रहा है, ऐसे धागे से नाप लेंगे, फिर धागे को सीधा कर देंगे और उस सीधे धागे को फिर हम स्केल या किसी चीज की मदद से नाप लेंगे, जितना भी डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस है। तो कैसे? चलो देखो, जैसे मान लो ये मैंने ब्लैक कलर के धागे से नाप लिया, तो ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको फिर ऐसे सीधा कर देंगे, सीधा हो गया। अब इस पे स्केल रख के, जैसे मैंने यहाँ तो छोटा एग्जांपल लिया है तो 15 सेंटीमीटर का ये धागा आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? 15 सेंटीमीटर। तो यही ये बच्चा कह रहा था कि कुछ जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, स्केल की तरह प्लास्टिक या वुड से क्यों नहीं बने होते हैं? तो फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं ताकि वो कर्व्ड सरफेस को नाप सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइबिंग पोजीशन, कौन सी चीज कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस है, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक दिन टीचर ने बच्चों को कहा कि ये जो गार्डन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सभी बच्चे सुबह सुबह डायरेक्ट आ जाना, वहां पे कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे, ठीक है? तो अब बच्चे आपस में डिस्कस करने लगे कि स्कूल पास पड़ेगा कि गार्डन पास पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन है, इन बच्चों ने डिस्टेंस किस बेसिस पे बताया? अपने घर की दूरी से, कि उनका घर स्कूल से पास है कि गार्डन के पास है। कैसे? तस्मीन और पद्मा, इनके घर ये रहे, इन्होंने कहा गार्डन पास पड़ेगा क्योंकि गार्डन उनके घर के बिल्कुल पास है, स्कूल तो यहाँ दूर है। फिर दीपा और अनीश ने कहा नहीं, स्कूल पास पड़ेगा, गार्डन दूर है। क्यों? देखो यहाँ पर इनके घर ये रहे। लेकिन हरदीप ने क्या कहा? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर दूरी पे हैं, देखो इधर स्कूल भी इतनी दूर है और गार्डन भी इतनी दूर है। नाउ यहाँ पर एक बस स्टैंड है ना, अब इन सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो देखते हैं हु डू यू थिंक इज करेक्ट, कौन सही है इनमें से? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सब करेक्ट है। तो फिर करेक्ट है तो इनके ऑब्जर्वेशन क्यों डिफरेंट डिफरेंट है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी डिस्टेंसेस स्कूल और गार्डन के अपने अपने घर के कंपैरिजन में नाप रहे हैं। अगर इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट, से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम। अगर इनमें से सभी ने किसी एक फिक्स्ड जगह से सारे डिस्टेंसेस नापे होते, मान लो एक बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया, बस स्टैंड से सब नापते गार्डन की दूरी या स्कूल की दूरी, तो सबका सेम आता, राइट? सो व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। सो जब हम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी को नापते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, नाउ ऐसे ही कुछ दिन बाद हरदीप ने आके अपने फ्रेंड्स को कहा प्लेग्राउंड में चलो, टीचर को हमारी हेल्प की जरूरत है, स्पोर्ट्स डे पे कबड्डी का मैच होने वाला है, तो चूना पाउडर यानी लाइमस्टोन पाउडर का यूज करके हमें ऐसे ड्राइंग करनी है, आप इमेज में देख सकते हैं। सो पद्मा कहती है कि इसके लिए तो हमें मेजरिंग टेप की जरूरत होगी, चलो स्पोर्ट्स रूम से लेकर आते हैं। तो दीपा कहती है ग्राउंड पे कुछ भी ड्रॉ करने से पहले एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि किसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। तो जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एक उन्होंने पॉइंट ले लिया रेफरेंस पॉइंट, इससे क्या हेल्प मिलेगी? वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पॉइंट के राइट में ऐसी लाइन होगी, लेफ्ट में इतनी बड़ी लाइन होगी, या यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस होगा, तो एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छे से हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानते हैं। कुछ दिन बाद पद्मा दिल्ली ट्रैवल करने गई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। वो बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि जल्दी से दिल्ली आ जाए। रास्ते में इस तरीके के किलोमीटर स्टोन्स आ रहे थे जिस पे डिस्टेंस लिखा होता है ना। सो 70 किलोमीटर आपको दिख रहा है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि डिस्टेंस अब 60 किलोमीटर लिखा है, फिर 50 लिखा है, फिर 40 लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं ना। सो जैसे जैसे वो दिल्ली के करीब आती जा रही है या अपनी दादी के या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स उनके घर के पास आ रही है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। सो 20
kilometer stones indicate her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this case. अब देखो किसके करीब जाती जा रही है वो, कि दिल्ली से अब 70 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से अब 60 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे एक हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया दिल्ली। नाउ ये किलोमीटर स्टोन्स हमको क्या बताते हैं और कैसे बता रहे हैं कि पद्मा अब पास पहुंचती जा रही है अपनी डेस्टिनेशन के, या जहां उसको जाना है उसके। बिल्कुल ईजी है, जब दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा है इसका मतलब दिल्ली तक पहुंचने में अभी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जब 60 किलोमीटर आया, सो पद्मा अब कितनी दूर है दिल्ली से, 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना, तो ये हमें शो करता है कि हाँ डिस्टेंस कम हो रहा है। नाउ नीचे यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। डज दिस मीन दैट पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट? डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? सो पहले क्वेश्चन का मतलब है कि जो रेफरेंस पॉइंट है दिल्ली, तो क्या पद्मा की पोजीशन चेंज हो रही है रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, कि अब 60 किलोमीटर बचा, अब 70 किलोमीटर बचा, जो भी चीजें हैं, तो क्या पद्मा की पोजीशन चेंज हो रही है? आप देखोगे अगर एक तरीके से, तो पद्मा तो बस में बैठी हुई है, वो थोड़ी मूव कर रही है, बस मूव कर रही है। तो इसको हम 2 एस्पेक्ट्स में समझेंगे। एक कि पद्मा बस में बैठी हुई है, बस मूव कर रही है, पद्मा तो मूव ही नहीं कर रही। तो इसमें कौन मूव कर रहा है और कैसे डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसके बारे में हम मूविंग थिंग्स वाले टॉपिक में एक्सरसाइज 5.6 में समझते हैं। तो यहाँ एक एक्सरसाइज दी गई है। इस टेबल में आपको 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो मोशन में है, मोशन मतलब मूव कर रहे हैं, और उनका जस्टिफिकेशन देना है। और एक तरफ 5 ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो रेस्ट पे हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, और उसका जस्टिफिकेशन देना। और उसके बाद आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, देखो एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय फील्ड में चर रही है, घास खा रही है, ठीक है। और इधर हमें रेस्ट में दिया है ट्री, ट्री मूव नहीं कर रही है, गाय घास खाते खाते तो मूव करेगी ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, पेड़ के पास गाय को हमने बांधा था या छोड़ दिया था पेड़ के पास, अब वो धीरे धीरे घास खाते खाते दूर चली गई पेड़ से। तो हम क्या कह रहे हैं, पेड़ यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, कि पेड़ से गाय अब इतनी दूर चली गई, ऐसा ही बोलेंगे हम, और पेड़ तो वहीं के वहीं रुका है। तो गाय क्या है, मोशन में है क्योंकि वो मूव कर रही है, पेड़ क्या है, रेस्ट पे है क्योंकि पेड़ कहीं नहीं जा रहा। आई होप इट इज क्लियर। तो 2 सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। पहली है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। समय के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, तो हम कहते हैं कि वो चीज मोशन में है या मूव कर रही है, जैसे गाय। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन से, चाहे कितनी देर ही हो जाए, तो उसे हम कहते हैं इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, कि वो रेस्ट पे है। यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल होता है। ओके, अब 5 चीजें लिखनी है। जैसे काव का तो दिया ही हुआ था, इसका जस्टिफिकेशन है कि काव की पोजीशन चेंज हो रही है वाइल ग्रेजिंग, जब वो घास चर रही है तो वो इधर उधर जा रही है, लेकिन ट्री एक ही जगह फिक्स है। ऐसे बाइसिकल, अगर आप साइकिल चला रहे हैं रोड पे और रेफरेंस पॉइंट मान लो घर, तो घर से आप दूर चले जाते हो चलाते चलाते, तो ये क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, आप मूवमेंट पे है या बाइसिकल मूवमेंट में है। लेकिन अगर चेयर क्लासरूम में एक जगह रखी है तो वो रखी रहेगी, है ना, तो वो क्या है, रेस्ट पे है। कार ड्राइव हो रही है, पीपल पार्क में वॉक कर रहे हैं, लोग जो पार्क में वॉक करते हैं, या ट्रेन मूव कर रही है ट्रैक पे, तो ये सारी चीजें मोशन में है। लेकिन जो लैम्प पोस्ट, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, या स्टैचू, कोई मूर्ति बनी हुई है, या पत्थर पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, ये सारे क्या है, इनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, ये रेस्ट पे रहते हैं, है ना। अब इसको हम दीपा के केस में कैसे समझेंगे, चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड। दीपा ने बस के अंदर सारे पैसेंजर्स को देखा, अपने साथ जो बैठे हुए थे, उसने देखा सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स। उसने कुछ देर बाद फिर देखा, तो देखा सारे पैसेंजर वहीं पे बैठे हुए अपनी अपनी सीट पे। शी वंडर्ड आर दे मूविंग, तो वो सोचने लगी, क्या ये मूव कर रहे हैं, क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो चाहे वो कितनी दूर से ट्रैवल करके आए हों और वो पहुंचने वाले भी हों जहां उनको पहुंचना हो, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हुई क्या टाइम के साथ, नहीं हुई, वो तो वहीं के वहीं सीट पे बैठे हैं। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट। उन्होंने मूवमेंट नहीं दिखाई, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। अभी हम समझेंगे, और अभी यहाँ तक क्लियर है कि वो लोग रेस्ट में कहलाएंगे, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो।
तो ये हो गया हमारा पहला केस। अब दूसरा केस क्या है? However, when she looked outside, she felt they were in motion as their positions were changing with respect to things outside. लेकिन जब उसने बस से बाहर देखा तो उसने देखा, मान लो एक बिल्डिंग, कि ये बिल्डिंग यहाँ है, अब वो उस बिल्डिंग से दूर हो गई, बिल्डिंग तो पीछे रह गई। तो उसने क्या फील किया? अरे हम तो मूव कर रहे हैं, वो बिल्डिंग दूर चली गई। तो यहाँ पर सेकंड केस में क्या हुआ? ये सभी मूव कर रहे हैं बस के साथ साथ। ऐसा क्यों है? आगे वाले पैराग्राफ में रीड करते हैं। द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है बताने में कि कोई चीज मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। पहले केस में जब वो बस के अंदर देख रही थी तो उसने क्या किया? खुद को ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि ये जो बाकी के पैसेंजर है मुझसे दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं तो कहेंगे कि हाँ मूवमेंट है, और दूर नहीं जा रहे तो मतलब मोशन नहीं है, वो रेस्ट पे है। तो उसने क्या देखा? सारे पैसेंजर रेस्ट पे हैं, क्योंकि जो उसकी पोजीशन थी वही उनकी थी, एक जगह सब बैठे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन दूसरे केस में इफ शी कंसिडर्ड एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, से अ बिल्डिंग, एज द रेफरेंस पॉइंट, देन द पैसेंजर एंड द बस वर इन मोशन। लेकिन जब उसने बिल्डिंग से बाहर की कोई चीज को रेफरेंस पॉइंट माना, कोई बिल्डिंग, कोई पेड़, तो उसने देखा हम उससे तो दूर आ गए, मतलब हम मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? रेफरेंस पॉइंट हम किसे मान रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, नाउ एक सिचुएशन दी गई है, थिंक इट ओवर। आपको बताना है कि मान लीजिए एक शिप ट्रैवल कर रही है, एक जहाज चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक जैसी स्पीड है, ना कम हो रही है ना ज्यादा, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है। और उस जहाज में कोई विंडो नहीं है और आप जहाज के अंदर हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो जहाज मूव कर रही है कि स्टेशनरी है, रुकी हुई है? सो क्योंकि कोई विंडो नहीं है, वी कांट सी इफ द शिप इज मूविंग और नॉट। बाहर का हमें दिखाई नहीं दे रहा कि शिप मूव कर रही है कि नहीं। दूसरा ये दिया है कि स्पीड भी कांस्टेंट है, एक जैसी स्पीड है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम मूव कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? वी वोंट फील एनी फोर्स बिकॉज द शिप इज इन स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। क्योंकि अगर मान लो स्पीड बढ़ती तो थोड़ा हमें फोर्स लगता कि हम इधर उधर हिलते डुलते मूवमेंट की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ना स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो हम बता ही नहीं सकते कि शिप मूव कर रही है कि नहीं। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? वी कांट टेल इफ द शिप इज मूविंग और स्टिल इन दिस सिचुएशन। तो बिना देखे हम नहीं बता सकते। सो इसके साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। एक छोटा सा पार्ट और बनेगा क्योंकि थोड़ा सा बच गया है, तो पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। आई होप you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.